अच्छा, हॉलीवुड की वो मशहूर फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वो तो देखी ही होगी। पर पता है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक बहुत बड़ी और मैं कहूँगा एक महंगी चेतावनी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार में नए नए कदम रख रहे हैं। रातों रात अमीर बन जाना, बस एक छोटा सा स्टॉक मिल जाए और किस्मत चमक जाएगी। यही तो वो सपना है ना, जो न जाने कितने लोगों को शेयर मार्केट की तरफ खींच कर ले आता है। तो आज हम इसी फिल्म की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि जॉर्डन बेलफोर्ट ने कैसे लोगों की मेहनत की कमाई लूटी और सबसे जरूरी कि उस जैसे जाल से आज भी कैसे बचा जा सकता है। और हाँ, एक बात पक्की है, ये बातचीत शेयर मार्केट में नए लोगों के लाखों रुपए बचा सकती है। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस खेल की गहराई में उतरते हैं। जॉर्डन बेलफोर्ड की पूरी दौलत का राज दरअसल एक खास तरह के धोखे में छिपा था, जिसे कहते हैं पेनी स्टॉक्स। फिल्म में भी देखा होगा, जॉर्डन इन्हीं पेनी स्टॉक्स को बेच कर अमीर बनता है। इन्हें कचरा शेयर्स भी कह सकते हैं। लोगों को क्या लगता है कि अरे वाह, 1 रुपए का शेयर है, कल को 100 रुपए का हो जाएगा। लेकिन असली सच कड़वा है। सच ये है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां असल में होती ही नहीं, बस कागजों पर जिंदा रहती हैं। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद होश उड़ जाएंगे। जॉर्डन जैसे ब्रोकर्स इन स्टॉक्स पर कितना कमीशन लेते थे, कोई अंदाजा है? 50%, 50%। मतलब सोचिए, किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो उसमें से 50,000 तो सीधे ब्रोकर की जेब में चले गए। मतलब निवेश शुरू होने से पहले ही आधा पैसा गायब। तो यहां से मिलता है हमारा पहला और सबसे बड़ा सबक। कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं हो जाता क्योंकि वो सस्ता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, अक्सर सस्ता रोए बार बार। लेकिन रुकिए, पेनी स्टॉक्स तो सिर्फ एक मोहरा थे, असली खेल तो इससे भी बड़ा था। अब हम बात करने वाले हैं फिल्म के सबसे बड़े फ्रॉड की, एक ऐसी खतरनाक स्कीम जो आज भी धड़ल्ले से चल रही है। इसका नाम है पंप एंड डंप। तो सवाल यह है कि ये फ्रॉड आखिर होता कैसे है? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, पंप, मतलब ऑपरेटर्स झूठी सच्ची खबरें फैलाते हैं, खुद ही शेयर खरीद कर उसका दाम आसमान पर चढ़ा देते हैं। फिर आता है स्टेप 2, लालच। अब आम निवेशक देखते हैं कि अरे, ये शेयर तो रोज रॉकेट बन रहा है, बस फोमो में आकर, यानी कहीं मौका छूट ना जाए, इस डर से वो सबसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। स्टेप 3, डंप। जैसे ही आम लोगों का पैसा लगता है, ऑपरेटर्स अपने सारे शेयर बेचकर निकल भागते हैं और वो रॉकेट बना हुआ शेयर धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। पता है, जॉर्डन बेलफोर्ट के टाइम पे ये सब फोन कॉल्स के जरिए होता था, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये भेड़िए नए भेस में हैं। अब ये जाल टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब पर दिखने वाले एड्स और फ्री टिप्स के जरिए बिछाया जा रहा है। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, हथियार बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, पर धोखा वही पुराना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस धोखे से बचा कैसे जाए, कैसे अपनी मेहनत की कमाई को इन भेड़ियों से बचाया जाए। देखिए, इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल नियम हैं जिन्हें बस हमेशा याद रखना है। ये रहे वो 3 वुल्फ प्रूफ नियम। नियम नंबर 1, हमेशा प्रमोटर होल्डिंग चेक करें। मतलब, क्या कंपनी के मालिक खुद अपना हिस्सा बेच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। नियम नंबर 2, कंपनी की कहानी में मत उलझिए, उसके फंडामेंटल्स पर ध्यान दीजिए। और नियम नंबर 3, बहुत जरूरी, किसी भी अनजान टिप या कॉल पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। सलाह लेनी है तो हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही लीजिए। और ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इस बात को और भी साफ कर देता है। फोकस कहाँ होना चाहिए? किसी लुभावनी कहानी पर नहीं, किसी बड़ी हाइप पर बिल्कुल नहीं, या किसी अंदर की खबर पर कभी नहीं। फोकस होना चाहिए कंपनी के बैलेंस शीट पर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर और उसके असली ठोस फंडामेंटल्स पर। तो घूम फिर कर इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है, निचोड़ क्या है, वो बस एक लाइन में छिपा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिल्म में जॉर्डन बेलफोर्ट जेल तो चला गया, लेकिन जिन निवेशकों का पैसा डूबा वो कभी वापस नहीं आया। इसलिए जब भी कोई गारंटीड रिटर्न या रातों रात पैसा डबल करने का सपना दिखाए ना, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा और समझ जाइएगा कि सामने कोई दोस्त नहीं, बल्कि वो वुल्फ ही है जो इंतजार कर रहा है। शेयर बाजार कोई जुआ या कसिनो नहीं है, ये एक बिजनेस है और इसे बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए।
और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, क्या कभी किसी के पास ऐसा कोई टिप वाला कॉल या मैसेज आया है? और अगर आया है, तो क्या अब इस पूरे बातचीत के बाद उसे एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत महसूस होती है?